नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। किसानों की नाराजगी एक बार फिर सामने आ रही है पंजाब में। अब पंजाब सरकार, केंद्र सरकार से नाराजगी नहीं बल्कि इस समय पंजाब सरकार से नाराजगी सामने आ रही है। पंजाब में किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उनको रोक रही है। और ये सारा घटनाक्रम हुआ है, अपनी 18 सूत्रीय मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर वो राज्य सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले इसको लेकर बैठक भी हुई मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन उस बैठक के बाद ही बैठक में बात इतनी बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री नाराज हो गए और फिर किसान नाराज हो गए। उसका नतीजा यह है कि किसान अब चंडीगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो पंजाब सरकार दिल्ली जाने वाले किसानों के लिए, उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार को कोस रही थी, आज वो किसानों को किस तरह से रोक रही है। बड़ी संख्या में किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और किसान भी अड़े हुए हैं कि वो अपने प्रदर्शन को कतई रोकेंगे नहीं और अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठनों के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस उसको रोक रही है। किसान कह रहे हैं कि जहां रोकेगी हम वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। ये कश्मकश जारी है और पंजाब में इस समय किसानों का एक जबरदस्त प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। सुनते हैं किसान नेताओं का कहना क्या है और इस मुद्दे पर किसान नेता अब पंजाब सरकार के सामने बिल्कुल एक विरोध के रूप में, नाराजगी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। किसान नेता जो कि हरविंदर सिंह लखोवाल, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं के बयान जो बाइट्स हैं पंजाबी भाषा में हैं, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं उसको हम बताते हैं। नाराजगी उनकी साफ देखी जा रही है, खासकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रति नाराजगी उनकी देखी जा रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਲਖੀ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾ ਲਓ तलखी ਚ। केंद्र के साथ जब बातचीत होती है तो मध्यस्थता करने की बात करते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो अब उनकी बात को कैसे देखते हैं आप? पर बड़ी माड़ा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तलखी ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ पता नहीं क्यों इन्होंने तलखी 5 वर्ष की तैयारी, 5 वर्ष की पूरी तैयारी। कितने दिनों का धरना होगा, कुछ है ऐसा? नहीं, अणमिथे समय लगेगा। धन्यवाद। तो किसान नेताओं की ये नाराजगी सामने आई जब सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई और उस बैठक में मुख्यमंत्री बहुत नाराज हो गए। किसानों का आरोप है कि बहुत गुस्से में वो दिखाई पड़े। किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि उनकी इससे पहले केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से, गृहमंत्री से बैठकें हुई, लेकिन इतनी नाराजगी, इतने गुस्से में कोई नहीं दिखाई पड़ा है। अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं और आज वहां पूरे पंजाब में चंडीगढ़ आने के रास्तों को जाम किया जा रहा है, बैरिकेड लगाए गए हैं, किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन किसान भी चंडीगढ़ आने को तैयार हैं किसी भी तरह से। किसान नेताओं का कहना है कि जहां भी रोका जाएगा, रोकने की कोशिश की जाएगी, वहीं वो धरने पर बैठे रहेंगे। अमलेंदु जी, बहुत ही एक हैरानी वाली बात है कि अपने को किसानों का, और हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन के समय दिल्ली सरकार, उस समय पंजाब में सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी के, लेकिन दिल्ली सरकार सीमा पर बैठे किसानों के लिए किस तरह से सुविधाएं दे रही थी, उनका समर्थन कर रही थी। और आज जब चंडीगढ़ जा रहे हैं पंजाब के किसान, तो उनको किस तरह से रोका जा रहा है? समीर जी, किसान आंदोलन में तो सुविधाएं दे रही थी, लेकिन किसान कानूनों को लागू करने वाले सबसे पहले केजरीवाल ही थे और विधानसभा में तुरंत उसको पास कर दिया गया था। उसके बाद जो था बीआरएस ने तेलंगाना में उसको लागू किया था। तो यानी मोदी जी के समर्थन में सबसे पहले केजरीवाल ही आए थे। और अब जो रुख दिखाई दे रहा है भगवंत मान का, जिस तरीके से आ रहा है, वो कतई ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। आप आंदोलनकारियों से बात कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कि आपने मुझे 1 घंटे तक क्यों बैठाया, इस तरह की बातें ठीक नहीं है। और कल उनकी बाइट थी भगवंत मान की, वो कह रहे थे कि मैं 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक का गार्जियन हूँ, मुझे सबकी बात देखनी है और धरना
प्रदर्शन का धरना प्रदेश बनता जा रहा है। धरना प्रदेश जो धरने से और प्रदर्शन से ही पार्टी बनी है, वो कह रहा है कि धरना प्रदेश बनता जा रहा है। तो यानी इसका मतलब या तो समझ लीजिए भगवंत मान और केजरीवाल के बीच अब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने असली रंग में आ चुकी है। जो चोला उन्होंने पहना हुआ था उसको उतार दिया है, आप इसको कह सकते हैं। तो किसानों के साथ ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ तक कहना है जो हरविंदर सिंह लखोवाल जिनका हमने अभी बाइट सुनवाई, उनका कहना है कि हमने जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह के साथ भी बैठकें की और केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक की, लेकिन कोई भी इतना गुस्सा नहीं होता। हमें नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो यानी ये कहा जा रहा है कि मतलब जिन्होंने कानून लागू किए थे, जिनके खिलाफ हमारा आंदोलन है, उनसे भी हमारी वार्ताएं हुई, उन्होंने भी इस तरीके का बर्ताव नहीं किया। आप जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, जो आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं, और समझिए अगर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इसमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है, इसी की वजह से। तो ये आप जिनके बल पे सत्ता में आए हैं, अगर उनके साथ आपका ये बर्ताव तो निंदनीय तो है ही। जी बिल्कुल। और किसान नेता ये लगातार कह रहे हैं कि ये अनिश्चितकालीन ये आंदोलन होगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, लेकिन मांगे मानने की संभावना इसी से पता चल रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री का जिस तरह से व्यवहार रहा। जो आरोप लगा रहे हैं किसान नेता कि बहुत ही अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया और गुस्से में मीटिंग छोड़कर भगवंत मान चले गए। अब किसान सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो अनिश्चितकालीन धरने और प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता गुरबचन सिंह छाबा इस आंदोलन को लेकर, और जिस तरह से पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है उसको लेकर। भाई मैं किसान मजदूर संघ ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। तो भाई आज जो प्रोटेस्ट क्या क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट, ये बताओ। आज जो हमने जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज जो पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है, जो कल को जो SKM वालों तो चंडीगढ़ में जो प्रोटेस्ट करना था, अपना जो धरना मुजाहरा करना था, उसकी जो मीटिंग भी करते करते भगवंत मान जो वो CM है वो बीच में छोड़ के और चले गए। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा जो किसानों से मीटिंग करते हुए इतना जो छोड़ के चला जाए, इतना कुछ एर गैर बोले, जो बहुत मंदभागा है। और वो जितने भी आगू हैं, किसान आगू हैं, उनके घरों में छापेमारी करके उनको घरों में भी डिटेन किया, उसको थाने में डिटेन किया, गिरफ्तार करके, जो बहुत ही मंदभागा है। ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना ये लोक अधिकार है, जो इनको लोक अधिकारों को कुचलने के लिए जो भगवंत मान सरकार है, केंद्र के हाथों में जो खेल रहा है, ये बहुत मंदभागा है। ये कभी भी लोगों को जो है मंजूर नहीं होगा। तो आज क्या प्रोग्राम है? आज हम भगवंत मान का सरकार का जो पुतला फूंक के हम तो मांग करेंगे कि जो किसान मजदूर जो कुछ भी संगठन है उनको अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार देना चाहिए। जो मांगे हैं उनकी, जो मांगे सभी लोगों की मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। मांगे कोई गैर मानवी नहीं है, जो लोगों की सही मांगे हैं, उनके लिए जो प्रोटेस्ट करना था उनके लिए हमने उनको कल जो गैर मानवी अधिकार के उनके किया है, उनके लिए हम आज प्रोटेस्ट करके तो उनका जो पुतला दहन अमृतसर में जो गोल्डन गेट में वो पूरी तरह करेंगे और सरकार की जो निंदा करते हैं हम। पीसफुली रहेगा ये जो पीसफुल, हमारा तो पीसफुली है, पहले भी पीसफुली होता है, हम हमेशा ही पीसफुली होते हैं। जो वो भगवंत मान सरकार जो ऐसे लोगों को भड़का रहा है कि जो किसान जथेबंदियां हैं, जो रोड बंद कर रही हैं, जो सड़कें और रेल बंद कर रही हैं, जो लोगों को खराब कर रही हैं, जो एक भी उनके प्रोटेस्ट में जो रेल सड़क का जो ये है ही नहीं था बंद करने का, वो तो चंडीगढ़ में जा रहे थे। तो लोगों को ऐसे भड़काने की जो कर रहा है, ये बहुत घटिया ये उनकी कार्रवाई है। तो किस तरीके से किसानों की नाराजगी है साफ दिखाई पड़ रही है। और इधर पंजाब सरकार यानी पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ आने वाले रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये जिस तरह से जो किसान नेता हैं बता रहे हैं कि भगवंत मान का रवैया, उनका रुख किसानों के साथ मीटिंग में किस तरह से रहा और कैसा उन्होंने बर्ताव किया। तमाम मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ बैठकें होती हैं, लेकिन इस तरह का बर्ताव कोई नहीं करता है। और मुख्यमंत्री का गुस्सा ये देखने में भी आया था, मीडिया में भी वो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पंजाब को धरना प्रदेश बना दिया है लोगों ने। तो ये साफ दिखा रहा था, चूंकि धरना और प्रदर्शन अक्सर वहां पर फिलहाल तो किसानों का ही देखने को मिल रहा है, यानी वो टिप्पणी उनकी सीधे तौर पर किसानों के लिए थी। और ये नाराजगी यानी जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है और जिस तरीके से ये पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, उस तरीके को ही लेकर किस तरह से तंज कस रही है, उसको ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये किसानों का आरोप है, किसानों की नाराजगी है। और यही इस तरह के ही आरोप आम आदमी पार्टी पर तब भी लगे
किए थे जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे कि जिन आदर्शों की बात करके वो सरकार में आई थी, उसने पार्टी बनाई थी, उन सब को उसने त्याग दिया। अब पंजाब सरकार पर भी उसी तरह के आरोप लग रहे हैं कि किसानों पर किस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, तंज किया जा रहा है और मीटिंग में मुख्यमंत्री उठकर चले जा रहे हैं, गुस्से में छोड़ दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इधर बीच पंजाब में जो संयुक्त किसान मोर्चा चंडीगढ़ की ओर से जो की तरफ मार्च किया जा रहा है, उस पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का भी बयान आया है और वो कह रहे हैं कि हमारे करीब 18 जिलों में कार्यक्रम होंगे। अकेले अमृतसर में 21 जगहों पर हम भगवंत मान के पुतले जलाएंगे। आज का कार्यक्रम पूरे पंजाब में सैकड़ों जगहों पर किया जाएगा। एसकेएम की पंजाब यूनियन के नेता को किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व के साथ हिरासत में लिया गया, इसलिए आज का कार्यक्रम किसानों के मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ है। यह शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। हम मांग करते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को रिहा किया जाए। तो चंडीगढ़ मार्च को रोक दिया गया, इसकी वजह से किसानों को जगह जगह गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको घरों में ही नजरबंद कर दिया गया और जो लोग धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ की ओर रवाना हुए उनको जगह जगह रोका गया है और चंडीगढ़ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसान नेताओं की नाराजगी जबरदस्त इस समय कि पंजाब सरकार को लेकर है, खास तौर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर। हाँ, बिल्कुल भगवंत मान को लेकर है समीर जी। और सरवन सिंह पंधेर की हम लोगों के पास बाइट भी, उसको हम लोग सुनेंगे भी कि वो क्या कह रहे हैं। और ये साफ तौर पर उनका कहना है कि हम जो है आज भगवंत मान के पुतले जलाएंगे जगह जगह। यानी समीर जी, अभी तक जो लड़ाई किसानों की चली आ रही थी 2 साल से लगभग कहा जाए उसको, वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो चल रही थी, वो अब उसमें पंजाब सरकार कूद पड़ी है। और किसान नेताओं का आरोप यह है कि भगवंत मान सरकार जो है वो मोदी सरकार के लिए काम कर रही है। तो ये बड़ा शोचनीय विषय है कि किस तरीके से हृदय परिवर्तन जो है वो आम आदमी पार्टी का हो रहा है दिल्ली में चुनाव हारने के बाद ही। इसको क्या इस तरीके से देखा जाए, इसको देखा जा सकता है। लेकिन सरवन सिंह पंधेर जो हैं वो बता रहे हैं कि कई जगहों पे पुतले जलाए जाएंगे। बिल्कुल, सुनते हैं एक बार सरवन सिंह पंधेर को, जो किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तमाम जगहों पर उनका आरोप है कि किसान नेताओं को जगह जगह रोका गया है, गिरफ्तार किया गया है, नजरबंद किया गया है। तरन, अमृतसर, गुरदासपुर, तो ये लगभग 18 जिलों में लगभग इस तरह से कार्यक्रम हमारे होंगे और 21 जगह पर अकेले अमृतसर में ही अर्थी दहन हम लोग करेंगे भगवंत मान सरकार का। और इस तरह से पूरे पंजाब में सैकड़ों जगह होंगी जहां पर आज के कार्यक्रम होंगे। ये इसलिए है कि जो एसकेएम की पंजाब की यूनियन है, जिनके लीडर को डिटेन किया गया और उनमें एक बड़ा हिस्सा किसान मजदूर मोर्चे की लीडरशिप को भी डिटेन किया गया। जैसे बीकेजू दवाबा है, ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन दलबाग सिंह जी गिल है, उनके आदमी, बीकेजू बहरू जी थे, उनके आदमी, बीकेजू क्रांतिकारी सरजीत फूलवाली, उनके आदमी, हमारे आदमी भी अपना तरन तारण में इन्होंने अरेस्ट किए थे। हमने थाने का गहराव ऊपर बात करके छुड़वा लिए। अब बीकेजू शहीद भगत सिंह के भी कुछ आगू, उनको मोहाली में अरेस्ट किया गया था। तो इस तरह के हम देख रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो आज का कार्यक्रम जो किसानों मजदूरों के मानव अधिकार है उनको जबर के विरोध में हम लोग, और जो एसकेएम की सभी यूनियन को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको जो पीसफुली कार्यक्रम नहीं करने दिया, उसके विरोध में आज के कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। हाँ, सारा पीसफुली होगा, सबका कोई हमारा कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल पीसफुली रहेगा। और पीसफुली हम लोग जो देश का संविधान हमें किसानों मजदूरों आम जनता को इकट्ठा होना, अपनी बात करना, अपनी बात का किस तरह से सरकार के सामने मैसेज देना, वो हमें हक देता, उसके संबंध में हम लोग से लगता है आपकी आवाज बंद हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, ये आवाज बंद करने वाली बात है। मुझे लगता है सरकार किसान मजदूर की मांग मानना चाहे ना मानना चाहे अलग बात है, उनको अपनी बात करने का हक तो देना चाहिए। दुख की बात, अब देखिए किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। देश की मोदी सरकार हमें देश की राजधानी में नहीं जाने दे रही और हमारे राज्य की भगवंत मान सरकार दूसरे किसानों को राज्य की राजधानी में नहीं जाने दे रही।
तो मैं बोलता किसानों कब जागोगे? ये देख लो किस तरह का केंद्र वाले बोलते हैं कि दिल्ली में अगर आप आएंगे तो दिल्ली का नुकसान हो जाएगा। भगवंत मान जी बोल रहे अगर आप चंडी तो किसानों की नाराजगी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जो बैठक हुई और उसमें उनका जो बर्ताव रहा, उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है और किसान अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर चंडीगढ़ जाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने चंडीगढ़ पहुंचने के रास्तों को बंद कर दिया है। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है, किसान नेताओं को वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया गया है। ये किसानों के आरोप हैं और किसान नेताओं का यह कहना है कि जो भी कोशिश की जाएगी लेकिन किसान पहुंचेंगे चंडीगढ़ और जहां भी रोका जाएगा उनका धरना प्रदर्शन वहीं जारी रहेगा। और किसान नेताओं का आरोप, जो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भगवंत मान पर, पंजाब सरकार पर, कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और गंभीर आरोप पंजाब सरकार पर लग रहा हो, आम आदमी पार्टी पर लग रहा हो कि वो बीजेपी सरकार के लिए काम कर रही है। लेकिन बीजेपी सरकार के साथ, यानी बीजेपी के साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं, वो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चर्चा हम आगे करेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक खुलेआम ये कह रहे हैं कि एनडीए जैसा अब कुछ रहा ही नहीं, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्यों कहा है उन्होंने, उसको ही बात हम करेंगे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अबू आजमी, उनको विधानसभा से मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। औरंगजेब को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी उन्होंने जो इतिहास की किताबों में लिखी हैं। उन्होंने कहा भी कि इतिहास की किताबों में जिन इतिहासकारों ने ये बातें लिखी हैं मैं वही बातें कह रहा हूं। लेकिन उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आ गए, उनसे माफी की मांग की गई। अबू आजमी ने माफी भी मांग ली और अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है विधानसभा के मौजूदा सत्र से। अमलेंदु जी, आखिर अबू आजमी अगर इतिहास की बात कर रहे हैं तो उनको माफी मांगने की जरूरत क्या थी? और जब माफी मांग भी ली उन्होंने तो उसके बाद उनको सस्पेंड करने की ये जरूरत क्या पड़ी? ये दिखा क्या रहा है आखिर? ये नूरा कुश्ती दिखा रहा है समीर जी, क्योंकि जिस तरीके से धनंजय मुंडे को लेकर इस समय बीजेपी फंसी हुई है, वहाँ महायुति में सब तकरार चल रही है और लगातार ये इस्तीफे की मांग हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दें। ऐसे समय में अबू आसिम आजमी जो हैं वो रक्षा कवच बनकर देवेंद्र फडणवीस का सामने आए हैं। वो पहले भी इस तरीके से आते रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। और अभी जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बीजेपी से मिली भगत से ये बयान दिया गया। आखिर क्या कारण है कि अभी ये वक्तव्य देने की आवश्यकता पड़ी आपको, जिस समय इस तरीके की चीजें चल रही हैं? तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है, क्योंकि अबू आसिम आजमी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते रहते हैं। तो अब वो उनकी क्या नस दबी हुई है हम नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जो आरोप लगा रहे हैं और एनसीपी शरद पवार जो आरोप लगा रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, रोहित पवार का भी इसी तरीके का बयान है। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि ये चल क्या रहा है समीर जी। बिल्कुल, कल हम लोगों ने देखा कि अबू आजमी अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं वही बातें कह रहा हूं जो तमाम इतिहासकारों ने कहा है। और उन्होंने बड़े इतिहासकारों का नाम लिया, सतीश चंद्रा का नाम लिया कि उन्होंने अपनी किताब में इस तरह की बातें लिखी हैं, वही उन्होंने कही। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर आप उस विरोध में इतिहासकारों की बातों पर क्यों नहीं अड़े रहे, डटे रहे? अगर आपने सही कहा है, आपको माफी मांगने की जरूरत क्या पड़ी? और जब आपको पता था कि आप माफी मांगेंगे तो आप इतिहास की बात कर क्यों रहे हैं? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। लेकिन जो बड़ा सवाल है इसमें, जो राजनीति है, वो ये कि अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस आधार पर इसमें कौन सी गलत बात है? और ये बात उन्होंने कोई विधानसभा में नहीं कही, या अगर उन्होंने कहा तो वो इतिहास की किताबों में लिखी बातें हैं। बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन कई सवाल जो उठ रहे हैं, जो इसमें राजनीति दिखाई पड़ रही है, वो सीधे तौर पर यही कि महायुति गठबंधन में जो कुछ चल रहा है उससे ये चीजें थोड़ा, उससे लोगों का ध्यान हटे और ध्यान आकर्षित इस तरफ हो, ऐसा लगता है। और ये विपक्ष आरोप लगा भी रहा है, चाहे वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर जो शरद पवार की एनसीपी हो। तो ये अबू आजमी का मामला, और ताजा खबर यही है कि अबू आजमी को विधानसभा के मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। अब और जो औरंगजेब
के पर दिए बयान को वापस लेने पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने क्या कहा है, इस पूरे प्रकरण पर सुनते हैं। और वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, पूरी तरह से ये राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कहीं कोई बौद्धिक या ऐतिहासिक विवाद नहीं है। सुनते हैं विजय वडेट्टीवार क्या कह रहे हैं। अपना स्टेटमेंट वापस लिया औरंगजेब को लेके। अब कल गोवा में जो अबू आसिम के लड़के हैं फरहान, उनके खिलाफ एक रोड रेज के मामले में गोवा सरकार ने एफआईआर रजिस्टर की है। अबू आसिम ने अपना बयान वापस लिया गया। किताबों में लिखा हुआ था कुछ जो औरंगजेब के बारे में, वो पढ़ के मैंने बताया था। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आदमी पढ़ता है। और अपने ये जो आज की स्थिति है, वहाँ पे जब सरकार अड़चन में होती है, कोई इंपॉर्टेंट इशू को डाइवर्ट करना है तो उसका वापर किया जाता है और उसी का वापर करके इस तरह की बयानबाजी उनसे की जाती है। अभी यहाँ पे 3-4 लोगों ने महाराज का अपमान किया था, कोरटकर हो, छिंदम हो, सोलापुर हो, कोश्यारी हो, उस बारे में तो बीजेपी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपमान किया तो तब क्यों सिलाया होता तुम्हारा वोट? तो ये हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट करने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। तो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो अबू आजमी, यानी उनका कहना है कि जब उन्होंने बयान दिया तब भी वो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी और अब बयान से पलट गए हैं, वो भी स्क्रिप्ट है। और अब उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है मौजूदा सत्र के लिए, तो ये भी बीजेपी की ही सोची समझी रणनीति है। अब उसमें राजनीति कुछ भी हो, लेकिन जो सवाल तमाम उठ रहे हैं कि इस बयान की जरूरत क्या थी और बयान आपने किताबों में लिखी बातें अगर कही हैं उस पर आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र से। लेकिन महाराष्ट्र में वास्तव में जो राजनीति इस समय गरमाई हुई है वो महायुति गठबंधन के भीतर गरमाई हुई है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब एनसीपी अजीत पवार की अपनी पार्टी पर भी संकट है, क्योंकि धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के दबाव में इस्तीफा लेना पड़ा धनंजय मुंडे से। और अब उनके सामने अपनी पार्टी को बचाना और अपनी पार्टी को सरकार में कैसे बनाए रखा जाए, ये दोनों ही बातें हैं, ये दुविधाएं हैं। उसकी आड़ में अब ये कुछ विवादों को जानबूझकर उस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, जो विपक्ष का आरोप भी है और वो साफ दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन महायुति गठबंधन में महाराष्ट्र में ये विवाद चल रहा है, उसी तरीके से एनडीए के दूसरे राज्यों में जो दूसरे घटक दल हैं उनके भीतर भी बहुत कुछ उठापटक चल रही है। सरयू राय का बयान सुनते हैं, जो झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, नीतीश कुमार के बहुत ही खास माने जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चल रही है, घटक दल अपने हिसाब से चल रहे हैं, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। सुन लेते हैं सरयू राय ने कहा क्या है, उसके बाद इस पर बात करते हैं कि जो दूसरे घटक दल हैं एनडीए के, उनके भीतर और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। एनडीए ने यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद विधानसभा में कोई एनडीए का विधायक दल गठित नहीं हुआ है। जो घटक दल हैं अलग अलग हैं। एक मैं अकेले जनता दल का हूँ और एक लोजपा के भी अकेले ही हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कोई विधानसभा के भीतर विधायक दल का गठन हो या हम लोग बातचीत करें कि कैसे मसलों को हम उठाएंगे, कोई जिम्मेवारी दिया जाए कि चलिए मैं इस पहलू को देख रहा हूँ, वे दूसरे पहलू को देख रहे हैं, ऐसा कोई समन्वय नहीं है। तो कहने के लिए तो हम लोग एनडीए के हैं, चुनाव लड़े थे एनडीए के फ्रंट से, तो एनडीए के ही हम लोग मेंबर हैं। मगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, नेतृत्व भाजपा ही कर रहा है, मगर अभी तक एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठक हो ही हो, जैसे चल रहा वैसे भी चल सकता है। मगर आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि विधानसभा में कोई समन्वित रूप से विचार करने के लिए कोई विधायक दल की बैठक नहीं हुई एनडीए की। जो एनडीए की तमाम पार्टियां हैं, इसमें ये कोऑर्डिनेशन गैप क्यों है, क्या समझ में आ रहा है आपको? आपकी वजह नहीं, एक तो हो सकता है ना कि देखिए भाजपा बड़ा दल है और जो दो घटक दल हैं उसके, जदयू और लोजपा, उनके एक ही विधायक हैं। तो लगता होगा कि हम कोऑर्डिनेशन करके कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते हैं, या
जो हम सभी मिलकर तय करें, ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए नहीं किया होगा लोगों ने। उनके ऊपर ही है, कोऑर्डिनेशन हो जाए तो बेहतर रहता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर रहता है। परंतु हम जीते हैं एनडीए के गठबंधन के नाम से, तो विधानसभा में भी समन्वय होना चाहिए। मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं किया है, मैं देखता हूं कि आगे क्या होता है। जो बचा हुआ समय है विधानसभा के सत्र का, तो समन्वय होना चाहिए एनडीए के घटक दलों के बीच में, लेकिन कोई समन्वय नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोशिश कर रही है और बहुत ही साफ गोई से सरयू राय कह रहे हैं कि हमने भी अपनी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की। हालांकि बात तो ये अमलेंदु जी झारखंड के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये चीजें बिहार में भी बहुत स्पष्ट दिख रही हैं, महाराष्ट्र में हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे। तो एनडीए के भीतर ये किस तरह की चीजें चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार घटक दल दबाव बना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दबाव डाल रही है घटक दलों में अपने हिसाब से चलने के लिए। हाँ बिल्कुल समझिए, बीजेपी दबाव डाल रही है अपने हिसाब से चलने के लिए, और इसीलिए आप देखिए जिन राज्यों में एनडीए है भी, वहाँ भी एनडीए की कोई बैठक नहीं हो रही है। केंद्र में भी एनडीए की कोई बैठक नहीं होती है, लेकिन जब बताना होता है इंडिया को कि ये एनडीए भी कुछ है, तब बैठक बुलाई जाती है। तो कई सालों के बाद पहली बैठक एनडीए की जो थी वो अशोका होटल में हुई थी, जब इंडिया का गठबंधन हुआ। तो उसके पैरेलल जो थी वो बैठक रखी गई ठीक उसी दिन, ताकि ये बताया जा सके कि एनडीए है। अब जिस तरीके से बिहार में बवाल मचा हुआ है सीटों के बंटवारे को लेकर, जिस तरीके से खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, विधानसभा में जिस तरीके से बातें चल रही हैं, और कल तो जो बिहार विधानसभा में हुआ समीर जी, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से भिगो कर जो विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं उनको निरुत्तर किया है, वो देखने लायक था कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि आप दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है, आप नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहते हैं, और ये पूछा कि आपको सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है बीजेपी की, अटल जी का सपना पूरा करना है कि नहीं करना है। इस पर जो थे वो बगले झांकने लगे विजय कुमार सिन्हा। तो ये सब चल रही है। तो अब सरयू राय जो हैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, सरयू राय जो कि जनता दल यू के विधायक हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई एनडीए नहीं है, कोई बैठक नहीं हुई है, बीजेपी ने भी कोई प्रयास नहीं किया, हमने भी कोई प्रयास नहीं किया। ईमानदारी के साथ सरयू राय कहते सुने जा रहे हैं। सरयू राय ये कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं झारखंड में, और कह रहे हैं कि वहां एनडीए जैसी कोई चीज है ही नहीं। चुनाव के बाद भी कोई बैठक नहीं हुई और ना ही किसी से एक दूसरे से, यानी बीजेपी के विधायकों के साथ उनका कोई तालमेल है या जो दूसरे घटक दलों के विधायक हैं उनका कोई तालमेल है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी नहीं कर रही है और हम भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर झारखंड में एनडीए का गठबंधन चल रहा है। दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका बड़ा आरोप है और उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि उनका जो राज्य का बकाया पैसा है, अगर उसको नहीं दिया जाता है तो राज्य का शेयर जो तमाम माइन से निकलने वाला है और दूसरे शेयर हैं केंद्र सरकार को जो दिए जाते हैं, उसको वो पूरी तरह से रोक देंगे। बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर और चेतावनी भी दी है कि अगर वहां से नहीं आता है तो जो राज्य की तरफ से जाने वाला शेयर है केंद्र को, वो रोक दिया जाएगा। क्या और कहा है हेमंत सोरेन ने, अमलेंदु जी उसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया है और एक गंभीर चेतावनी है। इस तरह की चेतावनी, इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप हर जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वो लगा रहे हैं। बिल्कुल समझिए, सभी गैर बीजेपी शासित राज्य इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और हेमंत सोरेन कल जो थे वो गिरिडीह में थे और जेएमएम का 52वां स्थापना दिवस था, वहाँ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो और उनकी पत्नी जो गांडेय से विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो भी वहाँ थी और दोनों पति पत्नी ने संबोधित किया। उस संबोधन के दौरान ही हेमंत सोरेन ने ये कहा, जब वो बताने लगे कि झारखंड को विकास के रास्ते पर ले आना है, किस तरीके से योजनाएं लागू करनी है, उन योजनाओं के लिए पैसा कैसे आना है, ये सब वो बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जो उसकी खनन कंपनियां हैं उनके ऊपर 1,36 करोड़ रुपया, 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार का बकाया है। अगर ये पैसा वापस नहीं मिला तो हम यहां से खनिज पदार्थ का एक ढेला भी नहीं जाने देंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया समीर जी, इन्होंने अपने हेमंत सोरेन ने। इससे पहले समीर जी जब झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और बजट पेश होना था तो इस पर यही
यही सरयू राय जो थे, ये इनके बीच और सरकार के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई इसी 1,36,000 करोड़ रुपए को लेकर। सरयू राय ने जो था ये पूछा, सरकार से पूछा कि अगर राज्य सरकार का कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है तो क्या राशि का मदवार प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजा गया है। सरयू राय ने यह भी पूछा कि क्या वित्त विभाग बकाया राशि पर ब्याज मांग रहा है। तो इस पर जो प्रभारी मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने पूरक प्रश्न में जवाब दिया और जो संसदीय कार्य मंत्री राधा किशोर, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया, फिर उन्होंने राधा किशोर ने बताया कि भारत सरकार की कोयला कंपनियों पर अलग अलग मद में कुल 1,36,042 करोड़ रुपए 2022 तक बकाया है। 2022 तक बकाया है, अभी और बढ़ गया होगा, और बढ़ गया होगा। बकाया राशि की वसूली के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर 26 जून 2020, 2 मार्च 2022, 11 अप्रैल 2022, 23 जनवरी 2023 और 23 दिसंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रधानमंत्री को अर्ध सरकारी पत्र भेजकर अनुरोध किया जा चुका है। और उन्होंने जिन्होंने राधा किशोर ने बताया कि बकाया राशि के ब्रेकअप के तौर पर जमीन अधिग्रहण के बकाया मद में 1,01,142 करोड़, कॉमन काज मद में 32,000 करोड़, वास्ट कोल मद में 2,900 करोड़ बकाया है। जमीन अधिग्रहण का मामला राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, ये उन्होंने कहा। यानी उन्होंने पूरा ब्रेकअप दे दिया कि कितना किस मद में पैसा, किस मद में पैसा। इस बीच समीर जी 23 फरवरी को जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो झारखंड पहुंचे और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सरकार पर आरोप लगाए। और उनका आरोप यह था कि झारखंड सरकार जो है केंद्र सरकार पर गलत आरोप लगा रही है और केंद्र सरकार पर कोई भी बकाया नहीं है, ये भ्रामक खबरें हैं। अब जो मंत्री हैं वहां के संसदीय कार्य मंत्री, वो सदन में बाकायदा खड़े होकर ये बता रहे हैं कि किस मद में कितना पैसा बाकी है और कब कब प्रधानमंत्री से लेकर कोयला मंत्री तक को पत्र यहां से गए हैं, ये भी वो बता रहे हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कोई पैसा बकाया नहीं है। यानी इसका मतलब समीर जी, केंद्र सरकार झारखंड का पैसा देना नहीं चाहती है, यह स्पष्ट हो रहा है, जो कि झारखंड का हिस्सा है। इसी पर हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी है कि हम किसी भी हाल में आपका हम इस एक धेला भी यहाँ से नहीं ले आने देंगे। जी बिल्कुल, ये तो लेकिन इसमें गंभीर बात ये भी है कि सरकार आधिकारिक रूप से ये कह रही है कि बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपए का, कोई 10-20 करोड़ रुपए की बात भी नहीं है, बहुत बड़ी राशि होती है 1,36,000 करोड़ रुपए, और पूरा उसका ब्रेकअप दे रहे हैं। विधानसभा में वो जानकारी मंत्री दे रहे हैं और केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई बकाया नहीं है। अब इनमें से एक तो झूठ बोल ही रहा होगा, लेकिन जो विधानसभा में मंत्री बता रहे हैं झारखंड में, वो कह रहे हैं कि हमने कब कब पत्र भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी लिखा है और मंत्री को भी लिखा है, विभाग के सचिव को भी लिखा है। तो ये इस तरह की जो का समन्वय है केंद्र और राज्यों के बीच में, ये बहुत अपने आप में गंभीर है। गैर एनडीए शासित राज्यों के सरकारों के मुख्यमंत्रियों का लगातार ये आरोप है कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। बजट का आवंटन जब होता है तो उसमें उन राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है जहां एनडीए की सरकारें नहीं हैं, और यहां तक कि जो उनके अपने बकाया हैं, जो पैसे जो उनको शेयर में मिलता है, तमाम टैक्सेस हैं और जो मिलते हैं, उसको केंद्र सरकार रोक ले रही है। और उसके बाद राज्यपालों के साथ तो विवाद आए दिन होते ही रहते हैं। ये गंभीर संकट है इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, कैसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दिखाई पड़ रहे हैं। वहां अगर पार्टी की सरकार नहीं है, उनके साथ दूसरा रवैया अपनाया जा रहा है, जहां अपनी पार्टी की सरकार है उनके साथ दूसरा रवैया अपनाया जा रहा है, और जहां उन पार्टियों की सरकारें हैं जिनकी बदौलत केंद्र सरकार चल रही है, उनके साथ कुछ अलग रवैया अपनाया जा रहा है। ये बहुत अपने आप में गंभीर है और लगातार ये आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर। हाँ बिल्कुल समझिए, लगातार केंद्र सरकार पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कहा कि कोई पैसा बकाया नहीं है, यानी कि राज्य सरकार लगातार मांग रही है। और समीर जी, ये मुद्दा पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान भी था और बार बार जो थे वो हेमंत सोरेन ये कहते थे कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो है वो इस सरकार ने नहीं दिया है, केंद्र सरकार ने, हम इससे लगातार मांग रहे हैं, ये पैसा नहीं दे रही है। और अब तो जो एनडीए के विधायक हैं सरयू राय, उनके सवाल के जवाब में, और सरयू राय ने पूछा कि आपने कुछ भेजा था केंद्र सरकार को, यानी एक तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं है कि गलत कह रहे हो। चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो थे, जो मंत्री हैं मोदी जी
के, वो आकर कह गए कि कोई पैसा बकाया नहीं है और राज्य सरकार झूठ बोल रही है। तो इस पर जब उन्होंने कहा इस तरीके से, तब फिर उन्होंने जो था सिलसिलेवार बताया कि कितना पैसा बकाया है और कब कब इसके लिए प्रतिवेदन दिया गया। जी, और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से कहा है कि केंद्र सरकार अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए का जो राज्य सरकार का बकाया है केंद्र सरकार पर वो नहीं देगी तो उसके बाद अब कोई भी शेयर जो केंद्र सरकार का होगा वो झारखंड सरकार नहीं देने वाली है। बड़ी चेतावनी दी है, चुनौती दी है और बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर। सुनते हैं क्या कहा है हेमंत सोरेन ने। कि यहां के लोगों का समस्या का समाधान करता है। कई ऐसा गांव है, कई ऐसे लोग हैं जो बीडीओ कौन है, सीओ कौन है कभी नहीं जानता, डीसी एसपी का तो बात ही दूर है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव, पंचायत पंचायत पदाधिकारी जाता था जहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से अपना कंप्यूटर उठा उठा करके वहां जाकर के लोगों का काम करता था। बताइए, मैया सम्मान योजना का खाता के लिए फॉर्म भराने के लिए किसको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा? सबके गांव में कैंप लगा लगा करके हमने फॉर्म भराया था। भराया था कि नहीं भराया था जी? कैंप लगा था ना जी, हर साल। और इस बार भी गांव गांव जाकर के हम ऐसी व्यवस्था तैयार करने के प्रयास में है। आने वाला समय में आप लोगों को कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीडीओ सीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके यहां घर में आपका ये पदाधिकारी जाके आपका ये प्रमाण पत्र बनाने का काम करेगा। एक समय ऐसा था यहां गांव में गिना चुना बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। हम लोग का सरकार बना था, उसी समय हमने ये घोषणा किया इस राज्य में जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन देने का काम करेंगे और 60 साल का आदमी और 50 साल की महिला जितना है सबको पेंशन देने का। और आज तो ये बता रहे हैं हेमंत सोरेन कि हमारी जो योजनाएं हैं तमाम वो कैसे आगे बढ़ेंगी अगर 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दबाए बैठी है। विधानसभा में भी उसका जवाब दिया गया। और लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई बकाया नहीं है। अब ये दोनों राज्यों के बीच में ये विवाद है, सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है, दोनों में से एक तो बोल ही रहा है। लेकिन जो विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार कह रही है वो दस्तावेजों के आधार पर कह रही है और ये भी कह रही है कि कई बार रिमाइंडर भेजे गए हैं और ये 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया हैं वो 2022 तक के हैं, यानी ये 2 साल में करीब 2.25 साल में वो और भी ज्यादा बढ़ा होगा। ये आरोप है, बड़ा आरोप है। और इस तरह के आरोप लगातार जो वो उन राज्य सरकारों की ओर से लग रहे हैं केंद्र सरकार पर जहां एनडीए की सरकारें नहीं हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हो चाहे वहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लग रहे हैं। और वहीं एनडीए गठबंधन का हाल ये है कि झारखंड में सरयू राय जो जेडीयू के विधायक हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए जैसी कोई चीज ही नहीं है। और जहां एनडीए जैसी चीज दिखाई पड़ रही है वहां हालात ये है कि पार्टियों में एक दूसरे को लेकर किस तरह की आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं। सरकार चल रही है लेकिन सरकार के भीतर ही क्या कुछ हो रहा है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार को लेकर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है कि एनसीपी के नेता का जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया, उन पर जो आरोप लगे थे, आरोप 2 महीने से लग रहे हैं, उससे ज्यादा हो गए, लेकिन इस्तीफा तब लिया गया जब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। और उसको लेकर भी कितना उनको, मुख्यमंत्री को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने पापड़ बेलने पड़े। लेकिन
अब उनके इस्तीफे के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है धनंजय मुंडे की। सुनते हैं आदित्य ठाकरे को। उपस्थित हो तो देखिए, बहुत सारे घोटाले एकनाथ शिंदे के हाथों से ही हुए, और अगर आप सही मायने से देखें तो ये सीएम ने एकनाथ शिंदे को भी बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से एमएमआरडी का घोटाला हो, बीएमसी में काफी सारे घोटाले हो, रोड स्कैम हो, सारे तो सारे उन्होंने ही किए। उपस्थित हो तो एकनाथ शिंदे जिम्मेदार देखिए, बहुत सारे घोटाले एकनाथ शिंदे के हाथों से ही हुए, और अगर आप सही मायने से देखें तो ये सीएम ने एकनाथ शिंदे को भी बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से एमएमआरडी का घोटाला हो, बीएमसी में काफी सारे घोटाले हो, रोड स्कैम हो, सारे तो सारे उन्होंने ही किए। आइए, तो ये सुन रहे थे, हालांकि सुनाई नहीं पड़ा वहां शोरगुल में, लेकिन आदित्य ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर इतने दिनों तक क्या सरकार सोई हुई थी, धनंजय मुंडे के बारे में नहीं पता था। जब तस्वीरें वायरल हुई हैं तब पता चला है। उनका केवल धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और वहां पर धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी की मांग हो रही है कि अगर वो उसमें शामिल हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार जो है काफी मुश्किलों में दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल काफ़ी मुश्किलों में दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र सरकार समीर जी, और धनंजय मुंडे का मसला जो है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। और जिस तरीके से एनडीए के अंदर की चीज़ें अब बाहर आ रही हैं और जिस तरीके से संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और विपक्ष इसमें जो है वो अपना काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी पूरा विपक्ष मिलकर देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहा है, एकनाथ शिंदे की जाँच कराने की मांग कर रहा है और धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता जो है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी अपनी बात कही है समीर जी, और उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि मतलब इसमें उन्होंने देरी की, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद उनकी अपनी सरकार का एक मंत्री कह रहा है। सवाल यह कि क्या सिर्फ इस्तीफे से चीज़ें खत्म हो जाती हैं? खत्म नहीं होनी चाहिए, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और उन्हें सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। जो बीच के सरपंच संतोष देशमुख की जो जान लेने का मसला है, उसमें जो है वो को एक्यूज जो है वो धनंजय मुंडे बनाए जाएं, ये मांग कर रहे हैं विजय वडेट्टीवार समीर जी। ये सुनते हैं विजय वडेट्टीवार क्या कह रहे हैं। तो मांग कर रहे हैं कि धनंजय मुंडे को भी उसमें को अक्यूज्ड बनाया जाए, सह अभियुक्त बनाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी मांग है। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी, धनंजय मुंडे का इस्तीफा इतनी देरी से क्यों हुआ, और मुख्यमंत्री को ये सारी बातें पता थी तो उन्होंने इस्तीफा पहले क्यों नहीं लिया। कानून व्यवस्था जिस तरह से खराब है उसमें उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस के भी इस्तीफे की मांग हो रही है। चर्चा इस पर आगे करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस जो बातें चल रही है, और ये तो देरी किया, मैंने नहीं कहा, उनकी सरकार के एक मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने तो डायरेक्ट सीएम को आरोप लगाया, वही मिनिस्टर ने कि कहा कि उन्होंने ये कहा कि रिजाइन लेने में, राजीनामा लेने में देरी की गई और देरी नहीं होनी चाहिए थी, और ये पहले उनको मिनिस्ट्री में नहीं लेना चाहिए था। इस सब तरह की बातें वहां पे हुई। सवाल यही आता है कि आज जो उसको रिजाइन किया उसे प्रकरण रुकने वाला नहीं, इसके तहत तक जाना चाहिए और पूरे एविडेंस है, उसको सह आरोपी करना चाहिए, वो एक्यूज करना चाहिए। अबू आसिम ने अपना स्टेटमेंट तो बीड से में जो घटना हुई उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं, उसकी तह तक जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और यही मांग जो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं उनकी भी हो रही है कि ये बहुत गंभीर मसला है और जिस व्यक्ति पर जो मुख्य अभियुक्त हैं उन पर तमाम सैकड़ों करोड़ रुपए के गबन के आरोप हैं, बहुत सारे घोटालों के आरोप हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीपी के नेता रोहित पवार इस मुद्दे पर। और बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के घटक दल एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हैं। रोहित पवार को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। का कल उठाया था, उनका रेजिग्नेशन हो गया, अब वाल्मीकि कराड़ के साथ इनका भी नाम आना चाहिए एफआईआर में, क्या कहते हैं? आना चाहिए। अभी वाल्मीकि कराड़ का 1,500 करोड़ का प्रॉपर्टी ऐसा कहा जाता है, मतलब डीपीसी से लेके जब वो मंत्री थे धनंजय मुंडे, वहाँ पे जो हार्वेस्टर घोटाला हुआ था, बैग का घोटाला हुआ था, इंश्योरेंस घोटाला हुआ था, उससे बहुत बड़ा पैसा वाल्मीकि कराड़ के पास आया और उसने अलग अलग नामों में वो पैसा रखा है। अभी देखो, वो खुद मंत्री होने के कारण एफआईआर में आज तक नाम नहीं लिया गया था, लेकिन अभी मंत्री नहीं रहे। और दूसरी बात, बीजेपी का एक एमएलए खुद कह रहा है कि उसको इन्फॉर्मेशन है
कि धनंजय मुंडे के घर पे एक्सटॉर्शन का मीटिंग हुआ था। अभी धनंजय मुंडे के घर पे अगर वो मीटिंग हुआ था, मतलब धनंजय मुंडे वहां पे था, मास्टरमाइंड रियल कौन है तो धनंजय मुंडे है, तो वहां अगर मास्टरमाइंड वो है तो उनका भी नाम एफआईआर में आना चाहिए और पारदर्शक मतलब वेरी ट्रांसपेरेंट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। अब कोकाटे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोकाटे तो पहले ही जाना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी जी का सिविल केस था, उनको एक दिन में वहां पे रेजिग्नेशन देना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कोकाटे तो क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस कैसे? गरीबों के जो घर है जो सरकार देती है वो खुद गलत तरीके के पेपर दिखाते हुए, झूठे पेपर दिखाते हुए गरीबों का घर उन्होंने चोरी किया है, मतलब सरकार की चोरी की, वो क्रिमिनल केस है। अभी वहां पे सरकार कोर्ट से तो स्थगिति नहीं मिली, स्टे नहीं मिला, तो सरकार के पास पूरा अधिकार है कि कोकाटे का भी राजीनामा वहां पे लेना चाहिए। वो 100% इस अधिवेशन में लिया जाएगा। लोग उसके लिए प्रयत्न करेंगे और हम विरोधी पक्ष जो हमारा है, हम सब मिलकर उसके लिए मांगनी करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने तो इस्तीफा लिया गया, लेकिन उसकी तह में जाना चाहिए। अब ये मांग जोर पकड़ रही है, चूंकि वाल्मीकि कराड़, जिनको जो मुख्य अभियुक्त हैं संतोष देशमुख की हत्या के मामले में, उन पर तलवार लटक ही रही है और उनके ऊपर आरोप ये हैं कि वो वसूली करते हैं तमाम कंपनियों से। और ये जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता, उनका ये कहना है कि उनको धनंजय मुंडे का संरक्षण हासिल था और उन्हीं के संरक्षण में ये सारे काम कर रहे थे, इसलिए उनको भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से रोहित पवार कह रहे हैं कि 1,500 करोड़ के वो मालिक हैं, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है, लेकिन उन पर आरोप और संतोष देशमुख का जो विजुअल्स दिखाई पड़े, जिस तरह से बर्बरता उनके साथ की गई, वो सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था काम कर रही है महाराष्ट्र में। अमलेंदु जी, और विपक्ष इसीलिए हमलावर है और सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इस पे जो है वो लगातार मांग हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा दें, चूंकि अगर ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो बिना देवेंद्र फडणवीस की सहमति के ये नहीं हुआ होगा। इस तरीके का विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। अब हुआ कि नहीं हुआ समीर जी, ये हम लोग तो क्या कह सकते हैं, ये तो कोई जाँच होगी तभी होगा। और रोहित पवार कह रहे हैं कि बीजेपी का एक MLA जो वो खुद कह रहा है कि साहब जो एक्सटॉर्शन का मामला था वो इनके घर पर हुआ, धनंजय मुंडे के घर पर हुआ। और धनंजय मुंडे के घर पे जब मामला हुआ तो इसका 120 जो पहले धारा होती थी षड्यंत्र की, तो उसका मास्टरमाइंड कौन है? तो मास्टरमाइंड धनंजय मुंडे हुए, ये रोहित पवार का कहना है। तो चूंकि वो मंत्री थे इसलिए उनके ऊपर जो थी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन अब वो मंत्री नहीं है तो इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और उधर जो आदित्य ठाकरे ने सवाल किया समीर जी, वो सवाल ये था आदित्य ठाकरे का कि इनके मतलब एकनाथ शिंदे के उसमें जो है कई जो है वो भ्रष्टाचार हुए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो यानी एक तरीके से देखा जाए समीर जी कि जो अंदरूनी कलह है एक तरीके से जो है NDA की, वो अब खुलकर सामने आ रही है और विपक्ष इस पर जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। धनंजय मुंडे का मसला एक बड़ा मसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने वाला है। जी बिल्कुल, और ये चूंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, अवैध वसूली से जुड़ा हुआ है, बड़ी कंपनियों से वसूली की जा रही थी। और संतोष मुख के बारे में कहा, संतोष देशमुख जो बीड में सरपंच थे, वो इसका विरोध कर रहे थे, उसकी वजह से उनका अपहरण किया गया। उसके बाद उनको बहुत ही बर्बर तरीके से की हत्या की गई। इसको लेकर अब धनंजय मुंडे का इस्तीफा भी हुआ है। यह बात अलग है कि धनंजय मुंडे ने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। कल हम लोगों ने इसमें ब्रेकिंग में भी ये बात कही थी, उनके इस्तीफे को भी दिखाया था। लेकिन ये सभी को पता है कि इस्तीफा कैसे हुआ है। और इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस की जो प्रसन्नता थी वो भी बता रही थी कि इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की धनंजय मुंडे के इस्तीफे के लिए। आखिर 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया समीर जी। दिसंबर की घटना और दिसंबर से लगातार मांग हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे और ये मांग हो रही थी कि धनंजय मुंडे को हटाया जाए, इनकी गिरफ्तारी हो। विपक्षी लगातार मांग कर रहा था, खुद बीजेपी के नेता इस तरीके की बात कर रहे थे। उसके बावजूद ना उनका इस्तीफा हो पा रहा था, ना उनको हटाया जा रहा था। और कहा यह जा रहा है समीर जी कि देवेंद्र फडणवीस तो इस्तीफा ले ही नहीं पा रहे थे। अजीत पवार को मनाया गया किसी तरीके से और अजीत पवार ने जबरन इस्तीफा लिखवाया है। ये मतलब चर्चा चल रही है कि अजीत पवार ने जबरन इस्तीफा लिखवाया है और ये किसी और ने नहीं बल्कि धनंजय मुंडे की जो पत्नी है जो उनसे अलग रह रही है, करुणा शर्मा मुंडे, उनका वक्तव्य आया था कि अजीत पवार ने जबरदस्ती उनसे लिखवा लिया है इस्तीफा। और कहा यह जाएगा कि चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और कल जो ट्वीट किया समीर जी धनंजय मुंडे ने, उस ट्वीट में वो करुणा शर्मा की बात सच होती हुई नजर आई कि उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे रहा हूं। और जो वीडियो वायरल
हुए जिस तरीके के, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। उसमें जांच हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यानी समीर जी, इस्तीफा तब हुआ जब उसमें जांच हो चुकी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी और धनंजय मुंडे उस चार्जशीट में नहीं है, तब इस्तीफा हुआ मंत्री पद से। यानी कि धनंजय मुंडे को बचाने का काम जो था वो पूरा एक तरीके से कर लिया गया। इस तरीके का विपक्ष का आरोप है समीर जी। बिल्कुल इस तरह का आरोप है विपक्ष का, लेकिन धनंजय मुंडे का इस्तीफा किन परिस्थितियों में, कितनी मुश्किलों में हुआ। लेकिन अमलेंदु जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब अजीत पवार के बड़े खास रहे हैं तमाम, चाहे सरकारें जब बनी बिगड़ी, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने और बाहर आए, उन सारी घटनाओं में बहुत मुख्य भूमिका में धनंजय मुंडे रहे हैं। धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। उनकी अपनी जो पॉलिटिकल लीगेसी है वो भी बहुत बड़ी है, महत्वपूर्ण है। एनसीपी, जो उसको पहले ही कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी में बीजेपी वही खेल करवा सकती है जो अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी में, मूल एनसीपी में किया है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से यह बात अब और कितनी पुष्ट होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि धनंजय मुंडे एनसीपी में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और चाहे पार्टी के स्तर पर हो, चाहे कार्यकर्ताओं के स्तर पर, उनकी एक मुख्य भूमिका है। तो क्या कार्यकर्ताओं के बीच अब यह संदेश और पुख्ता हो जाएगा कि बीजेपी पार्टी के भीतर तोड़फोड़ करवाने में कामयाब हो रही है और अजीत पवार पर ही अब उसका एक दबाव बनता दिखाई पड़ रहा है? नहीं, अजीत पवार पर दबाव तो बना रही है, लेकिन अजीत पवार से पहले बीजेपी निपटाना चाहती है एकनाथ शिंदे को समीर जी। और जब तक शिंदे निपट नहीं जाएंगे तब तक अजीत पवार पे हाथ नहीं रखा जाएगा। और धनंजय मुंडे का जिस तरीके से केस सामने आया, तो धनंजय मुंडे को इस समय बीजेपी में शामिल कराना या एनसीपी तुड़वाकर ये साबित करना कि अजीत पवार कमजोर हो गए, ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा इस समय होगा। चूंकि फिर ये आरोप लगेंगे कि इसका मतलब इसके पीछे बीजेपी उनको संरक्षण दे रही थी। अजीत पवार इसमें साफ बच जाएंगे। तो इस समय मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो छुटकारा चाहती थी किसी तरीके से धनंजय मुंडे से, क्योंकि पंकजा मुंडे भी जो है वो धनंजय मुंडे की वजह से ही ये बातें कर रही थी कि मैं अलग पार्टी बना सकती हूँ और अगर गोपीनाथ मुंडे के तमाम समर्थक जो एक साथ आ जाएं। चूंकि धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति रहती है और धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को ही चुनाव में हराया था। जी बिल्कुल, ये जो तमाम वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अभी निशाने पर एकनाथ शिंदे हैं, इसलिए कि अगर अजीत पवार उनके साथ रहेंगे तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी तमाम सामने आई, बहुत जेन्युइन भी थी, और एकनाथ शिंदे को जिस तरह से डिमोट किया गया, तो बहुत सारी बातें हैं। एकनाथ शिंदे पहले निशाने पर हैं और उसके बाद फिर अजीत पवार। लेकिन धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अजीत पवार के ऊपर भी एनसीपी को, अपनी एनसीपी को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महत्वपूर्ण खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र में इस समय विधान परिषद को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन विधान परिषद में बीजेपी के एक सदस्य हैं, एमएलसी हैं, मोहित बेनीवाल। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा वहां पर कि मुजफ्फरनगर, दिल्ली से लगा, दिल्ली गाजियाबाद से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का जिला है मुजफ्फरनगर, उसका नाम बदल दिया जाए और नाम बदलकर उसको कर दिया जाए लक्ष्मी नगर। ये उन्होंने मांग की है। उस पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई है, वो भी हम सुनवाएंगे। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात, और ये उसको उन्होंने कहा, इसके लिए विधान परिषद में उनको कहना पड़ा। ये बात मुख्यमंत्री से सीधे जाकर भी कह सकते थे, क्योंकि नाम बदलवाना उत्तर प्रदेश में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बड़े बड़े शहरों का नाम बदल गया है, वहां का भी बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ का भी नाम बदल सकता है समीर जी। और विपक्ष तो बड़े चटकारे लेता है कि मुख्यमंत्री का ही नाम बदल गया है, तो अब विपक्ष के वो चटकारे अलग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार नाम बदल रहे हैं, चूंकि नए शहर आप बसा नहीं पा रहे। 100 स्मार्ट सिटी का वायदा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 100 में से एक भी नहीं बना। उसमें वाराणसी भी शामिल था जिसको क्योटो बनाया जाना था, तो वो स्मार्ट सिटी तो कोई बने नहीं। तो जो आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो आप इसी तरीके से नाम बदल कर आप बताना चाहते हैं कि आपने कुछ नाम बदल दिए। तो ये नाम बदलने की बात उन्होंने रखी है। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर कर दिया जाए, लखनऊ का नाम लक्ष्मणगढ़ कर दिया जाए। तो सिर्फ नाम बदलने पे ही आप लगे रहेंगे तो नाम ही बदलते रहिए, काम तो कुछ करना नहीं है, नाम बदलना है केवल। तो ये तो सही है समीर जी। भ्रष्टाचार, अब ये जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कह दें तो ये भी कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार का नाम बदलकर शिष्टाचार हो गया है, भ्रष्टाचार का नाम बदलकर जो है ईमानदारी हो गया, ये भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा के लोग नाम बदलने में माहिर हैं। तो ये लेते एक बार कि शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, वो भाजपा का यही काम है
वे नाम बदलते रहते हैं, कोई और काम नहीं करते, वे आपका और मेरा नाम भी बदल सकते हैं। तो इस मुद्दे पर जबरदस्त वहां पर चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा इस बात पर भी हो रही है जो महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, और योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है किस तरह के मुद्दे उनके बड़े प्रिय मुद्दे हैं, और वो जब विधान परिषद में बात कर रहे हैं तो औरंगजेब का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की जो मोहित बेनीवाल बीजेपी एमएलसी ने मांग की है, उस पर शिवपाल यादव की क्या प्रतिक्रिया है, सुन लेते हैं उसको एक बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें, और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम में डाल चाहते हैं, इस वजह से बार बार आपकी ओर इशारा होता है। अरे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी लोग कभी बदलते नहीं। लेकिन लोहिया के नाम को लेकर कहा कि आदर्शों से बहुत दूर है, नाम इससे पहले भी देखा गया, को बयान दिया है कि लोहिया के आदर्शों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत दूर है। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग न तो किसानों के काम करते हैं, न महंगाई पर रोक लगाते हैं, न तो बेरोजगारी पर काम करते हैं। तो ये केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं, और यहाँ सदन में झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो नाम बदलने की मांग हो रही है, और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि नाम बदलना ही इनका काम है, किसी का भी नाम बदल सकते हैं, अपना भी बदल सकते हैं, हमारा आपका भी नाम। लेकिन जो बीजेपी के एमएलसी हैं उन्होंने अपने शहर का नाम बदलने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, अब हो सकता है उनकी मांग को भी सरकार स्वीकार कर ले। विधान परिषद में उन्होंने ये मांग रखी है। तो एक नाम को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत एक दिलचस्प मोड़ पर है। कभी भी कहीं भी किसी का भी नाम बदला जा सकता है। तमाम योजनाओं के भी नाम बदले गए हैं, और तमाम जो इमारतें हैं उनके नाम भी बदले गए हैं, शहरों के नाम भी बदले गए हैं, और यहाँ तक कि कुंभ और अर्धकुंभ के नाम भी बदले गए हैं। उसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार, बार बार उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी की चर्चा काफ़ी आजकल इन्हीं मामलों में होती है कि वो कब किसको पार्टी में जिम्मेदारी दे रही हैं और कब किसको पार्टी से निकाल रही हैं। अपने भतीजे को उन्होंने पार्टी से सभी पदों से मुक्त कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद अपने भाई को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब उनके भाई ने खुद ही कहा कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बनूंगा। उनकी जगह फिर बीएसपी नेता मायावती ने ये जिम्मेदारी दूसरे नेता को दी। बहुजन समाज पार्टी की चर्चा अक्सर या तो इसके लिए होती है या फिर इसके लिए होती है कि वो बीजेपी की बी टीम के लिए की तरह से काम कर रही है। अब वो बार बार अपने नेताओं के पद क्यों बदल रही हैं? हालांकि नेता बहुत कम रह भी गए हैं, लेकिन उन्हीं में वो किसी को कोऑर्डिनेटर बना रही हैं, किसी को कुछ बना रही हैं, और 2 दिन बाद खबर आती है कि अब उनको नहीं बनाया, अब हम किसी तीसरे को बना रहे हैं। हाँ समीर जी, बहुत एक तरह से कहा जाए कि चल रहा है, मतलब ओवरहालिंग चल रही है। इधर जो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, तो उनको रामदास आठवले जो हैं उन्होंने न्योता दे दिया है कि आरपीआई में शामिल हो जाओ, तो इससे उत्तर प्रदेश में हमको ताकत मिलेगी। तो अब यानी बहन जी के घर पे जो है वो दूसरे लोगों की निगाह पड़ने लगी है, यानी सेंध जो है वो बहन जी के घर में लग रही है, बीएसपी में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। इधर चर्चा ये भी चल रही है कि वो कांग्रेस के संपर्क में भी हैं शायद आकाश आनंद, ये भी चर्चाएं चल रही। तो चर्चाएं बहुत सारी हैं। उन चर्चाओं के बीच में जिस तरीके से अब जो कहा है उन्होंने, बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा यही है कि जो आनंद कुमार हैं उन्होंने स्वयं इच्छा जताई है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे और केवल पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर ही काम करेंगे। तो ऐसी क्या बात है, अब ये तो आनंद कुमार जी जाने, बहन जी जाने। बहरहाल जो उन्होंने ट्वीट किया, बता सकते हैं कि क्या ट्वीट किया? उन्होंने लिखा हुआ है, लंबा ट्वीट है, उन्होंने 3 पार्ट में, कि काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की
की ही तरह बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देशन में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार अब श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर बेनीवाल ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। तो ये उन्होंने नई जिम्मेदारी दी है जो रणधीर बेनीवाल को। सहारनपुर के आनंद कुमार से ये जिम्मेदारी ले ली गई है। वैसे कहा यह जा रहा है कि सीधे तौर पर आनंद कुमार ने मना कर दिया नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से, और क्योंकि उन्हीं के बेटे आकाश आनंद को जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, पहले उनको बीएसपी नेता मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, तमाम पद उनको दिए, लेकिन उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया। ये सारी चीजें बीएसपी में क्या कुछ चल रहा है उसको दिखा रही हैं। और बीएसपी पिछले अगर देखा जाए तो 10 साल में काफ़ी कमज़ोर हुई है। संसद में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लोकसभा में, विधानसभा में केवल एक उसके हैं, विधान परिषद में कोई नहीं है। कहीं एक समय वो वहाँ पर मजबूत स्थिति में हुआ करती थी, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे। तो अब आज स्थिति ये है कि वो उत्तर प्रदेश से भी लगभग गायब हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है वो पंजाब में किसानों का आंदोलन जबरदस्त तरीके से वहां पर चल रहा है। पंजाब सरकार के खिलाफ भगवंत मान के, मुख्यमंत्री भगवंत मान के जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। किसान चंडीगढ़ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको चंडीगढ़ आने से रोका जा रहा है। किसानों की 18 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में मुख्यमंत्री भड़क गए, और मुख्यमंत्री भगवंत मान के भड़कने के बाद अब किसान भड़क गए हैं। आगे क्या होता है, रहेगी हम लोगों की सब पर नजर। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।